जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से अलग होकर महागठबंधन को एक झटका दे चुके हैं और आज जीतन राम मांझी दिल्ली जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री और बीजेपी के 2 नंबर कहे जाने वाले नेता अमित शाह से होगी। कहा यह जा रहा है कि मांझी आज ही सीटों के ऊपर अमित शाह से चर्चा भी कर सकते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी के ऊपर नीतीश कुमार ये दबाव बना रहे थे कि वो अपनी पार्टी हम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का जदयू के साथ विलय कर दें। लेकिन अब जब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से गठबंधन तोड़कर अपने बेटे संतोष सुमन को इस्तीफा दिलवा दिया, तो ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं और आज शायद इसकी मोहर भी लग जाएगी, क्योंकि मांझी आज पटना में अपने दल का कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं और आज ही शाम मांझी दिल्ली जाएंगे, अमित शाह से मिलेंगे। दरअसल ये जो गठजोड़ होने के चांस है, चांस नहीं मान के चलिए 99% ये तय हो चुका है कि मांझी अमित शाह से मिलेंगे और आज ही गठबंधन का एक रूपरेखा तैयार कर लिया जाएगा। बिहार में मांझी जो हैं वो मुसहर समाज से आते हैं, जिनकी आबादी लगभग 6% के आसपास है, 5 से 6% के आसपास है। यानी कि मुसहर जो समुदाय है उसकी वोट बैंक जो है वो लगभग 5 से 6% है बिहार के अंदर। नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये बनते जा रही है। नीतीश कुमार ने भले मांझी के ही समुदाय से आने वाले एक दूसरे व्यक्ति को मंत्री तो बना दिया, लेकिन मांझी घोषित तौर पर मुसहर समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। जैसे दुसाधों के नेता यानी पासवानों के नेता रामविलास हुआ करते थे और अब चिराग पासवान हैं। इसके अलावा बीजेपी के जो लोग हैं वो इस फिराक में हैं कि मांझी के आने के बाद अब एक और किरदार रह जाता है बिहार की राजनीति में, वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के पास भी लगभग 4 से 5% वोट है, ये माना जा सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी की जो समुदाय है, जो बिन मलाह सहनी समुदाय है, वो बिहार में लगभग 6% के आसपास वो भी है। और बिहार में अगर कुल दलित वोटों की बात करें तो कुल दलित वोटों में 16% में 6% पासवान और 6% मांझी समुदाय से हैं, जो कि अब बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा उनको अपने पाले में मिलाकर नीतीश कुमार को पहले ही काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। नीतीश कुमार एक तरीके से जो उनका वोट बैंक है वो जो बिखर रहा है, उससे पिछले काफ़ी समय से परेशान दिख रहे हैं और जल्द ही नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बड़ा फैसला क्या हो सकता है, तो आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में अफसरों से कहा था कि जो भी काम है जल्दी जल्दी कीजिए, चुनाव कभी भी हो सकता है। और पत्रकार का काम है अनुमान लगाना। इस पर बिहार के जो बड़े पत्रकार हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव भी करवा लिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को ये शायद अब पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री पद के वो उम्मीदवार नहीं होंगे और इस सूरत में यानी कि इस स्थिति में नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद को कभी खोने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे हालात में अगर लोकसभा चुनाव के साथ अगर विधानसभा चुनाव साथ होता है और महागठबंधन साथ मिलकर लड़ती है, तो उसमें जो नीतीश कुमार की पार्टी 42-43 सीटों पे आ गई थी, वो नीतीश कुमार की पार्टी फिर से 70 सीटों के आसपास जीत सकती है और ये नीतीश कुमार के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि ये एक तरीके से अनुमान है, कयास है, ये हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो कहा कि आप परियोजनाओं को जल्दी जल्दी पूरा कीजिए, आप जितने सड़क बनाने हैं जल्दी बनाइए, उसका लोकसभा चुनाव से लेना देना कुछ भी नहीं है। उसका सीधा सीधा असर राज्य के विधानसभा चुनाव से है।
अब ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेके काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका दे सकते हैं, और झटका हो भी सकता है। क्यों हो सकता है, आप लोग समझिए इस बात को। अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं और लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर 70 सीट अगर नीतीश कुमार जीत जाते हैं तो किसी भी हालत में मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव सदन में भी ये बात कह चुके हैं कि किसी को ना तो प्रधानमंत्री बनना है और ना ही मुझे मुख्यमंत्री बनना है। लेकिन फिर भी ये जो बिसात बिछाई जा रही है, जिसमें जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से कभी जीने मरने की कसम खाते थे, वो अपना वादा तोड़ चुके हैं। नीतीश कुमार के साथ रहने के लिए जीने मरने की कसम खाते थे जीतन राम मांझी जी, वो अपना वादा अब खैर तोड़ चुके हैं। और जीतन राम मांझी की मुलाकात आज ही तय हुई है कि आज ही मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी पहले भी मिल चुके हैं, तब उन्होंने कहा था कि हम दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की मांग को लेकर अमित शाह से मिले थे। लेकिन आज जीतन राम मांझी की दूसरी मुलाकात अमित शाह से हो सकती है। नीतीश कुमार ने क्या कहा था, आप लोगों को याद है। नीतीश कुमार ने कहा था कि जीतन राम मांझी महागठबंधन को धोखा दे रहे थे। वो हमारी बात, यानी कि जो बात महागठबंधन में होती थी, वो बीजेपी को पास कर देते थे। ये एक मतलब बड़ा अजीब सा बयान है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी बयान पास कर देने से, बात पास कर देने से किसी का कुछ नहीं बनना है, बिगड़ना है। राजद बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, जदयू बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वाम दल हैं, वो बीजेपी के साथ जा ही नहीं रहे हैं। तो अगर मांझी कुछ बात पास भी कर देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। कांग्रेस जाने वाली नहीं है। तो ऐसे में हम ये सीधा सीधा समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने बस वो लीपा पोती करने के लिए वो जो बयान दिया था, लीपा पोती करने के लिए कि नहीं जी मांझी हमारी बात को पास कर दे रहे थे। अच्छा, इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि जीतन राम मांझी क्या मांग लेके जा रहे हैं। जीतन राम मांझी की मांग ये है कि उनको 2 लोकसभा सीट लड़ने के लिए दिया जाए और 1 विधान परिषद। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनने की इच्छा है और जीतन राम मांझी ये चाहते हैं कि बीजेपी उनको किसी प्रदेश का राज्यपाल बनाए और 2 लोकसभा सीट लड़ने के लिए मिले, और उससे फायदा जीतन राम मांझी को हो सकता है। अगर 2014 वाली बात अगर जम गई, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे अगर थोड़ी सी भी हवा बिहार में भी बहती है, तो जीतन राम मांझी को फायदा हो सकता है। 2 सांसद बन सकते हैं, 1 विधान परिषद में सीट मिल सकती है, उसके अलावा 1 राज्यपाल वो बनना चाहते हैं वो भी बन सकते हैं। एक और बात आप लोग समझिए, बीजेपी का जो जनाधार है बिहार में, वो 12 सीटों पे इतना मजबूत है कि 12 सीट बीजेपी अपने दम पर बिहार में जीत सकती है। और बीजेपी ने 17 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। तो ये जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान बिहार में हो सकता है, मेरी मानिए अगर बीजेपी 10 सीट अगर बिहार में जीतती है तो पूरे देश में बीजेपी 325 सीट जीत जाएगी। अगर बिहार जैसे राज्य में इतना बड़ा गठबंधन होने के बाद अगर बीजेपी 10 सीट जीत गई, मात्र 10, तो पूरे देश में बीजेपी 325 सीट अकेले जीत जाएगी। अब उसको लेके कहा जा रहा है कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर बीजेपी बात कर रही है, और हो सकता है बीजेपी बहुत जल्द ही उसको मॉनसून सत्र से पहले उसका ड्राफ्ट तैयार करके पब्लिक डोमेन में डाल देगी, जिस पे कुछ चर्चा होए और फिर आगे चल के उस पर बात किया जाए। इसमें आप लोग एक और बात समझिए, बीजेपी केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के ही मुद्दे के सहारे नहीं टिकी हुई है। बीजेपी के पास 3 चीजें भी हैं जिसको काट पाना किसी भी दल के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ममता बनर्जी के अगर राज्य में बीजेपी पिछली बार 18 सीट जीत गई, तो आप लोग समझिए, कृष्णा कुमार लिख रहे हैं मांझी जी
बंदा मुरू है, मतलब इसका समझ नहीं आया। कृष्णा जी दोबारा लिखिए। देखिए, अगर बंगाल में बीजेपी ममता बनर्जी जैसे फायर ब्रांड नेता के सामने, जिसने अपने दम पर 3 बार 2 बार सरकार बनाई हो, प्रचंड बहुमत से बनाई हो, उसके राज्य में अगर 18 सीट जीत जाती है बीजेपी, तो समझिए कि बिहार में इतना आसान इस बार नहीं है। 15 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें अलग बात थी। अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाता है, वैसे भी नीतीश कुमार के पास अब केवल कुर्मी समुदाय का वोट छोड़ दें तो फिर किसी और समुदाय का वोट नहीं है। उसके मुकाबले राजद कहीं मजबूत है। राजद के पास यादव समुदाय और मुस्लिम समुदाय का वोट काफ़ी मजबूती से टिका हुआ है। इसके अलावा कुछ अन्य पिछड़ा जो हैं, अति पिछड़ा हैं, उनका वोट भी राजद को लगातार मिलता रहा है। अब देखिए, नीतीश कुमार के पास वोट की कमी कहाँ है। नीतीश कुमार का वोट हुआ करता था, लोहार हुआ करता था, हजाम हुआ करता था, धुनिया हुआ करता था, नाई हुआ करता था, उसके बाद आपको और अन्य जो समुदाय हैं वो सब हुआ करते थे, जो कि पिछले 2-3 उपचुनाव में नीतीश कुमार को वोट नहीं किया है। और अगर ऐसे में मांझी का 5-6% वोट हो गया, पासवान का 5-6% वोट हो गया, 3% अगर आप 4% अगर आप सैनी का वोट ले लें तो 16% तो यही हो गए। इसके अलावा कुशवाहा, कृष्णा कुमार लिख रहे हैं कि सर मांझी जी कोई विचारधारा नहीं, मांझी जी की कोई विचारधारा नहीं है। कृष्णा कुमार लिख रहे हैं तो विचारधारा उस हिसाब से तो नीतीश कुमार जी की भी कोई नहीं है, ये भी सवाल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी उतने ही बार अप डाउन किए हैं। 15 में मांझी जी बीजेपी के साथ थे तो नीतीश कुमार राजद के साथ थे। 17 में जब उसके बाद 20 में चुनाव हुआ, फिर क्या हुआ, 19 में चुनाव हुआ, क्या हुआ। मांझी जी के साथ साथ अगर बात करें तो नीतीश कुमार की भी कोई विचारधारा, अगर कोई मांझी जी को ये कहता है, जीतन राम मांझी को कहता है कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है, तो सीधा सीधा आप ये मानिए कि नीतीश कुमार की भी कोई विचारधारा नहीं है, क्योंकि वो भी इतनी बार पलटी मार चुके हैं। राजनीति में सीधे बात है कि कुर्सी चाहिए, चाहे किसी के साथ हमको जाना पड़े, ये है। अच्छा, हम बात कर रहे थे 16% वोट तो ये दलितों के ही हो गए, अति पिछड़ों के हो गए। इसके अलावा अगर कुशवाहा वोटरों की बात करें, कुशवाहा वोटरों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा और जो सम्राट चौधरी के बीजेपी से होने की वजह से उपेंद्र कुशवाहा गठबंधन करेंगे और सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इससे कुशवाहा वोटों का 90% बीजेपी की तरफ जाना तय है। लगभग 9% के आसपास बिहार में कुशवाहा वोट है। अब देख लीजिए आप, अति पिछड़ा मिला के लगभग 24% वोट हो जाते हैं। और इसके अलावा 18% के आसपास बिहार में स्वर्ण वोट हैं। स्वर्ण यानी कि वही वोट जनरल क्लास वाले, जिसमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और कुछ ये आपको लाला श्रीवास्तव हैं। तो आप देखिए कि ये लड़ाई कहीं से भी कम नहीं होने वाली है। बीजेपी 40 से 45% वोट तक आराम से जाती हुई दिख रही है इस समीकरण के हिसाब से। 2015 और 2023 में 8 साल का अंतर है। लोग पहले से ज़्यादा जातिवादी हो गए हैं। लोग पहले से ज़्यादा जाति को लेके ज़्यादा कट्टर होते जा रहे हैं कि मुझे अपनी जाति का नेता चाहिए, वो जिस पार्टी से लड़ रहा है हमको उसी से हमारी पार्टी जिसका समर्थन कर रही है उसी को वोट करना है। तो ये जो है ना, कहने के लिए बात है, लेकिन मेरे जो आकलन से मुझे लग रहा है कि बीजेपी 300 से ज़्यादा सीट दोबारा जीत सकती है। बीजेपी को नुकसान होने वाले मैं कुछ राज आपको बता देता हूं। बीजेपी को इस बार नुकसान कहां हो सकता है। 23 सीट जीती थी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बीजेपी को निश्चित तौर पे नुकसान होगा। बीजेपी को दूसरा कहाँ नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अच्छा काम किया है। भूपेश बघेल एक मजबूत नेता की तरह काम कर रहे हैं। विरोध उनके राज्य में बगावत तो हुई, टीएस सिंहदेव ने बगावत किया, लेकिन उसको उन्होंने समय पर दबा दिया। ममता बनर्जी की पार्टी जो है टीएमसी है, बंगाल में है। यहाँ पे मुझे थोड़ा 50-50 लग रहा है। क्यों 50-50 लग रहा है? क्योंकि बंगाल में पंचायत इलेक्शन में इस बार नॉमिनेशन हुआ है और
जो सीआरपीएफ है वो चुनाव करवाएगी। अगर लोकल बॉडी में बीजेपी के नंबर अच्छे आते हैं, यानी पंचायत चुनाव में बीजेपी के अच्छे खासे उम्मीदवार जीत के आते हैं, तो फिर बीजेपी 18-20 सीट जीत सकती है। दिल्ली में बीजेपी को शायद 2 सीट का नुकसान हो। 7 सीट बीजेपी पिछली बार जीती थी, इस बार 5 जीत पाएगी। पंजाब में 1 या 2 सीट जो हमेशा जीतते आई है, चंडीगढ़ की सीट है वो जीत जाए, और दूसरा जालंधर की सीट होती है। बाकी जगहों पे बीजेपी का नुकसान कम होगा जो दिख रहा है। कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में लोग कहेंगे कि कर्नाटक में बहुत एकदम जीत गई है। देखिए जनता है, जनता को फ्री से मतलब है, आपने जीता, फ्री दे दिया, अब आप 5 साल तक वही देते रहेंगे, वोट कहीं दे। सुशील कुमार ब्याहूत जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं ओनली मोदी जी। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंच रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइएगा, और बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। तब तक जय बिहार।